आप लोग एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो RS मेंस का पेपर 1 के अंदर आता है ऑडिट एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट से एक नया टॉपिक है हमारा वित्तीय विवरण, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आज बातचीत करेंगे। ये टॉपिक हम 2 पार्ट के अंदर देखेंगे, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा इससे संबंधित। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वित्तीय विवरणों की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया के जो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या हमें वित्तीय विवरण प्राप्त होते हैं। जो हमारा वित्तीय लेखांकन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, वित्तीय विवरण प्राप्त होते हैं। और ये वित्तीय लेखा अभिलेखों से प्राप्त ऐसी वित्तीय सूचना होती है जो संक्षिप्त होती है और संपुट रूप में प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, हमें संक्षिप्त रूप में और संपुट रूप में प्राप्त होती है। वित्तीय विवरण क्या एक निश्चित समय पर वित्तीय विवरण क्या होता है, एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति तथा एक निश्चित समय अवधि की क्रियाओं के परिणाम का चित्रण होता है। तो ये क्या होता है, वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की जो वित्तीय स्थिति है तथा एक निश्चित समय अवधि की जो क्रिया है इनके परिणामों का सचित्रण होता है। क्या वित्तीय विवरण यह क्या है, यह लेखांकन सूचनाओं को आंतरिक तथा बाह्य पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने का साधन है। ये क्या लेखांकन सूचनाओं को आंतरिक तथा बाह्य पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने का साधन होता है। यह इस प्रकार के वित्तीय विवरणों से उस अवधि के जिस अवधि के ये हमें प्राप्त हुआ तो उस अवधि के हम आप तो ये तो समझ ही रहे होंगे कि वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है। कि जैसे वित्तीय विवरणों का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी ने 1 साल तक काम किया, 2 साल तक काम किया, एक काम शुरू किया, तो कंपनी का मालिक कभी भी आके कंपनी का मैनेजर से कहता है भैया कंपनी कैसी चल रही है। क्या होता है, कंपनी कैसी चल रही है, तो कंपनी का मैनेजर कुछ तो बताएगा। अब वो कुछ तो तब बताएगा जब उसके पास में कोई कागज हो। क्यों, क्योंकि मुंह से बताएगा तो कंपनी का मालिक कहेगा कि बता तूने कहाँ से पता किया तूने इसके बारे में। तो कंपनी के मैनेजर के पास कुछ तो हो। तो क्या कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हर महीने, हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे, हर साल भर में क्या है, तो इनके रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तुलन पत्र बनाए जाते हैं, विवरण बनाए जाते हैं कि 3 महीने में कितना फायदा हुआ, 6 महीने में कितना फायदा हुआ, हर महीने कितना फायदा हो रहा है, हमें कितना कर्जा है, हमारे पास कितना पैसा है, कितना उधार है, हमें कितना बैंक से कर्जा ले रखा है, कितना चुक गया, कितना चुक जाएगा कंपनी को, और कितने पैसे की जरूरत है। तो बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कंपनी के मालिक को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कई बार तो जो हमारे बैंक होते हैं तो बैंक भी अगली बार तभी लोन देगा जब उसको कुछ पता हो। और उसे क्या पता होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी है किस तरह का कार्य करे, कंपनी को कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं। कंपनी को यदि फायदा की जगह नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान कोई जैसे फायदे को नुकसान हो रहा है तो कंपनी को बैंक लोन देगा ही क्यों। तो इसलिए क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो आप इसको समझ ही रहे होंगे, दोबारा से पढ़ देते हैं आपके लिए। वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया के जो अंतिम उत्पाद के रूप में वित्तीय विवरण प्राप्त होते हैं। और ये विवरण क्या है, लेखा अभिलेखों से प्राप्त ऐसी वित्तीय सूचना होती है जो संक्षिप्त होती है, संपुट होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती, एक पन्ने के अंदर सब कुछ आ जाता है। वित्तीय विवरण क्या एक निश्चित समय पर संस्था की जो वित्तीय स्थिति होती है तथा एक निश्चित समय अवधि की क्रियाओं के परिणाम का चित्रण होता है। मतलब एक निश्चित अवधि की बात करते हैं इसके अंदर। बात करें, यह लेखांकन सूचनाओं को आंतरिक तथा बाह्य पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने का साधन होता है। ये क्या होता है, लेखांकन सूचनाओं को आंतरिक तथा बाह्य पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने का साधन है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों से उस अवधि के संचालन, लाभ और हानियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के वित्तीय विवरणों से उस अवधि के संचालन, लाभ हानियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। उस अवधि के अंत में उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानी जाती है। कंपनी की बात करें तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 240 के अनुसार सामान्यतः वित्तीय विवरणों के एक पूरे सेट में निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए। अर्थात हर कंपनी को अपने वित्तीय विवरण बनाने जरूरी है। तो उसमें हर वित्तीय विवरण में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए बैलेंस शीट। क्या होनी चाहिए, बैलेंस शीट होनी चाहिए। बैलेंस शीट की बात करें तो निश्चित तिथि को संस्था की संपत्तियों और दायित्वों अर्थात वित्तीय स्थिति का विवरण होता है कि कितना कर्जा देना है और किसे उधार लेना है। इससे स्थिति विवरण या पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं कि कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में ये चीज बताती है। कौन सी, बैलेंस शीट। दूसरा होता है लाभ हानि खाता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह एक लेखा अवधि में व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, इनके शुद्ध परिणामों के बारे में बताता है।
इसे आय विवरण भी कहते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर बात करते हैं लेखा टिप्पणियां और व्याख्यात्मक टिप्पणियां, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। चिट्टा और लाभ हानि खाते के नीचे दी होती है। ये चिट्टा और लाभ हानि खाता होता है ना, तो तीसरे पन्ने में क्या होती है, लेखा टिप्पणियां और व्याख्यात्मक टिप्पणियां, जिसमें इनमें दर्शाए गए मदों का विस्तृत ब्यौरा होता है, जबकि व्याख्यात्मक टिप्पणियां महत्वपूर्ण पदों के संबंध में लेखांकन नीतियों एवं स्पष्टीकरणों का एक विवरण होता है। फिर क्या होता है, चौथी चीज क्या होनी चाहिए, चौथी चीज होनी चाहिए हमारे रोकड़ प्रवाह विवरण और खंड प्रतिवेदन। रोकड़ प्रवाह विवरण और खंड प्रतिवेदन की बात करते हैं, इसमें सूचीबद्ध कंपनियां होती है। कंपनी जिसकी बिक्री 50 करोड़ या अधिक है, मतलब एक साल में जिसने 50 करोड़ या अधिक की बिक्री की है, वो जिन्होंने जन निक्षेप 10 करोड़ या इससे अधिक के स्वीकार किए, उन्हीं को केवल लेखांकन प्रमाप 3 लेखांकन प्रमाप 17 के अनुसार उन्हें बनाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ अंतर प्रवाह, रोकड़ बाह्य प्रवाह, रोकड़ और रोकड़ के तुल्य दर्शाता है। तो इस तरह क्या है, ये वो चीज़ें बताई गई है कि जब जैसे कंपनी होती है, तो कंपनी जब अपना जो क्या है वित्तीय विवरण सेट बनाती है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक तो उनको चिट्टा मतलब बैलेंस शीट होती है, एक लाभ हानि खाता होता है। अब आप इसको, वैसे तो आपको डिटेल से बताया जा रहा है, लेकिन आप इसको सुपरफिशियली भी याद कर सकते हैं। ये केवल डिटेल से आपको केवल एक समझ बनाने के लिए बताई जा रही है, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। तीसरी होती है लेखा टिप्पणियां और व्याख्यात्मक टिप्पणियां, ये चीजें होती है। चौथा रोकड़ प्रवाह विवरण और खंड प्रतिवेदन इसके अंदर शामिल होता है। कंपनी की बात करें, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार वित्तीय विवरण प्रतिवर्ष एक निर्धारित प्रारूप, जो कि हमारे विवरणों में अध्यक्षीय भाषण, संचालकों के प्रतिवेदन, प्रबंधक के विचार और विश्लेषण, ये सब शामिल नहीं किए जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे, ये चीजें इसके अंदर शामिल नहीं की जाती है। अब बात करते हैं वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनके क्या उद्देश्य हैं देखते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य एक संस्था की जो वित्तीय या परिचालन निष्पादन रोकड़ प्रवाह के बारे में उसके विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना है। जो भी उनके उपयोगकर्ता है, मतलब जो पैसा लगाते, चाहे बैंक हो, चाहे शेयर मार्केट वाले हो, चाहे कंपनी का मालिक हो, जो भी उन्हें पैसा लगाता है उनको सूचनाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम हो। और ये विवरण क्या उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्यवान सूचनाओं का स्रोत होते हैं। ये विवरण क्या होते हैं, जो उपयोगकर्ता हैं उनको ये मूल्यवान सूचनाओं का स्रोत होते हैं। उनको ये समझ होती है कि उनको आगे पैसा लगाना है या नहीं लगाना, इस चीज़ का पता उन्हें इसी से चलता है। क्या आगे चीज़ों का पता उनके इसी चीज़ से चलता है, जिनका विश्लेषण कर वे अपने लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। क्या इनका विश्लेषण करके, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का विश्लेषण करके वे अपने लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके और उन्हें निर्णय लेने में सहायक हो। वित्तीय विवरणों की बात करते हैं, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या है। परीक्षा में आप जाए तो आपको बताना है कि वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य ऐसे वित्तीय समंक उपलब्ध कराना जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति से संबंधित होते हैं। तो ऐसे समंक उपलब्ध कराए जाते हैं जो किससे संबंधित होते हैं, आर्थिक स्थिति से संबंधित होते हैं। एक संस्था के परिचालन लाभों को, क्या एक संस्था के परिचालन लाभों को उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दिखाना, क्या उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दिखाना, ये चीज शामिल की जाए, ये इसकी उद्देश्य। तीसरा वित्तीय विवरणों के हिताधिकारी जो पक्षकार हैं इनको संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना। जो वित्तीय विवरणों के हिताधिकारी पक्षकार हैं इनको संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमने एनसीईआरटी से लिया है। व्यवसाय की सही और उचित स्थिति का चित्रण करना, या व्यवसाय की सही और उचित स्थिति का चित्रण करना। भावी क्रियाओं के लिए आधार प्रस्तुत करना, क्या करना, भावी क्रियाएं हैं, आने वाली क्रियाएं, उनके लिए आधार प्रस्तुत करना, ये भी इसके अंदर शामिल होता है। हम बात करें हमारे वित्तीय विवरणों की प्रकृति क्या है, या वित्तीय विवरणों की प्रकृति की बात करें तो वित्तीय विवरणों की सूचनाएं निम्नलिखित संयोजनों का परिणाम होती है। वित्तीय विवरणों की प्रकृति मतलब नेचर कैसा होता है, वित्तीय विवरणों में जितनी भी सूचनाएं होती है वो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के बनाई जाती है। और वो कौन कौन सी चीज़ें जिनको जोड़ के इसको बनाया जाता है, तो इसके बारे में देखें। तो व्यापारिक व्यवहारों को प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर, क्या व्यापारिक व्यवहारों को प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर अभिलेखन करना।
क्या व्यापारिक व्यवहारों को प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर क्या अभिलेखन करना, अर्थात सभी अभिलेखित जो सूचनाएं हैं साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। मतलब जो भी आप अभिलेख करेंगे, जो भी चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे, वो उनके आपके पास सबूत भी होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? सबूत होने चाहिए कि ये एंट्री हमने गलत नहीं की, ये एंट्री हमने सही की है। वित्तीय विवरण लेखांकन परंपराओं के आधार पर बनाए जाते हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन क्या है? परंपराओं के आधार पर बनाए जाते हैं। लेखांकन परंपराओं के उपयोग से क्या लेखांकन परंपराओं के उपयोग से वित्तीय विश्वास योग्य, क्या वित्तीय विश्वास योग्य, समझने योग्य, तुलना योग्य हो जाते हैं। कि लेखांकन परंपराओं के उपयोग से क्या वित्तीय विश्वास योग्य, समझने योग्य और तुलना योग्य हो जाते हैं। जैसे रूढ़िवादिता परंपरा के कारण भावी ज्ञात हानियों के लिए आयोजन किया जाता है। क्या? जैसे रूढ़िवादिता परंपरा के कारण या रूढ़िवादिता परंपरा के कारण भावी ज्ञात हानियों के लिए आयोजन बनाया जाता है। इससे परिचालन परिणाम ज़्यादा वास्तविक हो जाते हैं। इससे क्या होता है? परिचालन परिणाम क्या होते हैं? ज़्यादा वास्तविक हो जाते हैं। बात करें तीसरा, ये हम देख रहे हैं कि हमारे जो वित्तीय विवरण होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है। थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन आप ठीक से समझ पाएंगे। क्यों? एनसीईआरटी की भाषा है, एनसीईआरटी की भाषा में थोड़ा सा बदलाव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे सीधा आ जाए। तो वित्तीय विवरण लेखांकन अवधारणाओं को अपनाते हुए बनाए जाते हैं। वित्तीय विवरण कैसे बनाते हैं? लेखांकन की जो अवधारणाएं होती है उनको अपनाते हुए बनाए जाते हैं। जैसे हमारी जो चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार क्या होता है? किससे? चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार लेखे यह मानते हुए रखे जाते हैं कि व्यवसाय सतत रूप से चलता रहेगा, व्यवसाय कभी भी बंद नहीं होगा। इससे वित्तीय विवरण अधिक योग्य, समझने योग्य, तुलनीय बनते हैं। यदि हम इस सोच के साथ बनाते हैं तो हमारे बढ़िया बनते हैं। व्यक्तिगत निर्णयों से भी क्या? व्यक्तिगत निर्णयों से भी वित्तीय विवरण प्रभावित होते हैं। जैसे स्टॉक के मूल्यांकन की कौन सी विधि अपनाई गई? क्या स्टॉक के मूल्यांकन की कौन सी विधि अपनाई है? यह निर्णय प्रबंधकों का व्यक्तिगत निर्णय होगा जो हमारे क्या वित्तीय विवरणों को प्रभावित करता है। इस प्रकार के व्यक्तिगत निर्णय भी वित्तीय विवरणों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? इस प्रकार क्या है? व्यक्तिगत निर्णय भी क्या होते हैं? वित्तीय विवरणों को बनाने में भूमिका निभाते हैं। वित्तीय विवरण क्या? वित्तीय सूचनाओं का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। वित्तीय विवरण क्या होते हैं? वित्तीय सूचनाओं का एक प्रमुख स्रोत है जिनका आधार व्यवसाय की लाभदायकता और आर्थिक स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जिनके आधार पर क्या व्यवसाय की जो लाभदायकता और आर्थिक स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो वित्तीय विवरण की हमने प्रकृति या नेचर देख लिया। अब बात करेंगे वित्तीय विवरणों की विशेषताएं क्या क्या होती है। वित्तीय विवरणों की विशेषताओं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो वित्तीय विवरण एक संस्था की जो निष्पादन क्षमता है और स्थिति इसके बारे में बताता है, मतलब उसका द्योतक होता है। वित्तीय विवरणों में सामान्यतः बहुत सारी विशेषता पाई जाती है और वो कौन कौन सी विशेषता होती है? पहला तो संक्षिप्तीकरण, मतलब बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत सारी बातें नहीं होनी चाहिए उसमें। संक्षिप्तीकरण की बात करें तो व्यावसायिक क्रियाएं इतनी अधिक होती है कि इन घटनाओं को संक्षिप्तीकरण करके ही पाठक सही निष्कर्ष निकाल सकता है। अगर इनको बहुत डिटेल से बताया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता, लेकिन इसको संक्षिप्त करके इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वित्तीय विवरण क्या वास्तव में लेखांकन के अभिलेखन वर्गीकरण की प्रक्रिया के बाद इनका सारांश ही होता है। ये टोटल होता है, पूरी एंट्री इसके अंदर नहीं दिखाई जाती है। फिर दूसरा आता है उपार्जन आधार, मतलब सामान्यतया व्यावसायिक लेखे उपार्जन आधार पर बनाए जाते हैं, रोकड़ आधार पर नहीं। किस आधार पर बनाए जाते हैं? उपार्जन आधार पर बनाए जाते हैं, रोकड़ आधार पर नहीं। तीसरा आता है हमारा मुद्रा में व्यक्त। वित्तीय विवरण मौद्रिक मूल्यों में ही व्यक्त होते हैं। क्या होता है? वित्तीय विवरण क्या होता है? मौद्रिक मूल्यों में ही व्यक्त होते हैं और इनके अभाव में यह अर्थहीन है। क्या मुद्रा में व्यक्त की बात करते हैं, केवल वही जो व्यवहार इसके अंदर लिखे जाते हैं जो किसमें ऐड होते हैं, जो मुद्रा में ऐड हो, और जो मुद्रा में ऐड नहीं है उसको इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। फिर आता तकनीकी शब्दावली। वित्तीय विवरण बनाते समय विभिन्न मदों की तकनीकी शब्दावली उपयोग में ली जाती है। क्या वित्तीय विवरण बनाते समय क्या विभिन्न मदों की तकनीकी शब्दावली उपयोग में ली जाती है। मान्यता पर आधारित की बात करें, इस मान्यता पर आधारित होते हैं ये वित्तीय विवरण क्या होते हैं? इस मान्यता पर आधारित है कि अभिष्ट उपयोगकर्ता कि जो इनका उपयोग करेगा, वित्तीय विवरणों का उपयोग करेगा, कि अभिष्ट उपयोगकर्ता इसमें प्रयुक्त प्रक्रिया और नियमों से परिचित है कि ये कैसे बनाए गए हैं और ये कैसे निकाले गए हैं। जो प्रयोग करेगा उसको ये चीज़ें आती है। तो मान्यता पर आधारित होता है, इसीलिए पूरी डिटेल से नहीं बनाए जाते हैं। फिर बात करें भूतकाल पर आधारित,
तो ये भूतकालिक समअंकों पर आधारित होते हैं। भावी जो आर्थिक क्रियाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो भावी आर्थिक क्रियाएं होती हैं इनसे इनका कोई लेना देना नहीं। सातवीं बात आती है मान्य सिद्धांतों पर आधारित। क्या मान्य सिद्धांतों पर आधारित की बात करें तो लेखांकन के मान्य सिद्धांतों और मान्यताओं पर बनाए जाते हैं। कि वित्तीय विवरण क्या है, हमारे लेखांकन के जो मान्य सिद्धांत है और मान्यता उन पर बनाए जाते हैं। जिनके अंतर्गत स्टॉक मूल्यांकन की विधियां, मूल्यह्रास विधियां आदि के संबंध में मान्य सिद्धांतों का उपयोग लिया जाता है। तो हमने क्या जो हमारे वित्तीय विवरण है तो उनकी विशेषताएं देखी। पहली विशेषता होती है संक्षिप्तीकरण, दूसरा उपार्जन आधार, तीसरा मुद्रा में व्यक्त, चौथा तकनीकी शब्दावली, पांचवा मान्यता पर आधारित, छठा भूतकाल पर आधारित और सातवां मान्य सिद्धांतों पर आधारित। अब देखते हैं वित्तीय विवरणों के आधारभूत सिद्धांत। क्या वित्तीय विवरणों के आधारभूत सिद्धांतों की बात करें, वित्तीय विवरण संस्था की लाभार्जन और वित्तीय स्थिति का द्योतक होता है, मतलब इसके बारे में बताता है। अतः इसको बनाते समय बहुत सारी बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो वित्तीय विवरण को बनाते समय कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए उसकी बात करते हैं। पहला होना चाहिए समझने योग्य। वित्तीय विवरण स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बनाए जाने चाहिए। वित्तीय विवरण क्या होने चाहिए, स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बनाए जाने चाहिए, जिससे क्या है उपयोगकर्ताओं को ठीक समझ में आसानी रहे। क्या ठीक समझने में आसानी रहे, इतने ऐसे बनाए जाने चाहिए। तो वित्तीय विवरण स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बनाए जाने चाहिए, जिससे उपयोगकर्ताओं को ठीक समझने में आसानी रहे। दूसरा होता तुलनीय। क्या होता है तुलनीय की बात करें, एक मिनट, तुलनीय की बात करें तो वित्तीय विवरण की सूचनाएं इस प्रकार से प्रकट करनी चाहिए जिससे अंतर फर्म और अंतर फर्म मतलब फर्म के अंदर और दो फर्मों के बीच में तुलना करने में आसानी रहे। कि वित्तीय विवरण होते हैं वो कैसे बनाने चाहिए, वे तुलनीय बनाने चाहिए, मतलब इस तरह से बनाने चाहिए कि ऐसा ना हो कि इस तरह से बना दिया कि दो फर्मों के बीच में तुलना नहीं कर पा रहे, या फिर जो फर्म है उसी के अंदर उसकी तुलना नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से नहीं होने चाहिए, तुलनीय बनाने चाहिए। फिर होता प्रमाण योग्य, मतलब वेरीफेबल। वित्तीय विवरणों में वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सूचना ऐसी होनी चाहिए जो संस्था के अभिलेखों से प्रमाणित की जा सके। क्या वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सूचना ऐसी होनी चाहिए जो संस्था के अभिलेखों से प्रमाणित की जा सके। फिर रेलेवेंट की बात करें संगत, तो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सूचनाओं में संगतता और संबद्धता होनी चाहिए। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सूचनाओं में संगतता और संबद्धता होनी चाहिए, जिससे उपयोगकर्ताओं को आसानी रहे। तो रेलेवेंसी भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो उसमें फालतू की चीज़ें भरी हुई है, ऐसा नहीं रखना है। फिर वास्तविकता की बात कर रहे हैं, फैक्चुअल, तो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सूचनाएं वास्तविक होनी चाहिए। क्या वित्तीय विवरणों में जो सूचनाएं प्रस्तुत की गई वो कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, जिससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही और सत्य आकलन हो सके। तो वित्तीय विवरणों में क्या है, जो प्रस्तुत सूचनाएं ये कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, जिससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही और सत्य आकलन हो सके। फिर टाइमलीनेस की बात करें तो समयबद्धता की बात करें तो वित्तीय विवरण एक उचित समयांतराल पर बनाए और प्रस्तुत किए जाने चाहिए। देरी से होने पर उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। क्या वित्तीय विवरण की बात करते हैं कि वो देरी से हो तो उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। तो ये वित्तीय विवरण की बात की थी हमने। वित्तीय विवरणों को आधारभूत सिद्धांत, पहला तो समझने योग्य होना चाहिए, दूसरा तुलनीय, तीसरा प्रमाणन योग्य या वेरीफेबल, चौथा रेलेवेंट, पांचवा वास्तविक या फैक्चुअल, छठा समयबद्धता या टाइमलीनेस। अब बात करेंगे वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले, या वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष और उनकी उपयोगिता। या वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष और उनकी उपयोगिता की बात करें तो पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर यूटिलिटी। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की क्रियाओं का प्रभाव समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। जो भी व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं वो जो क्रियाएं करती हैं उनका प्रभाव क्या राष्ट्र और समाज दोनों पर पड़ता है। इसलिए वे बहुत से व्यक्ति संस्था के वित्तीय विवरण में रुचि रखते हैं। मतलब बहुत सारे आदमी, जो प्राइवेट आदमी वो भी लेते हैं, बैंक भी लेते हैं, सभी लोग क्या है कि जो कंपनी होती है तो कंपनी के वित्तीय विवरणों में इंटरेस्ट रखते हैं। वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारे आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, कंपनी के अंदर वाले। दूसरे होते हैं हमारे बाह्य उपयोगकर्ता, मतलब कंपनी के बाहर वाले। तो कंपनी के अंदर वाले कौन कौन से? पहले होते हैं अंशधारक। कौन होते हैं? अंशधारक, मतलब शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स भी चाहते हैं कि हमें पता हो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है।
बात करें, ये पूंजी विनियोजित करते हैं, कंपनी में पैसे लगाते हैं, अतः उनका हित सदैव उस कंपनी की या उस संस्था की लाभदायकता, वित्तीय क्षमता और रोकड़ स्थिति की जानकारी में रहता है। और ये सभी सूचनाएं उन्हें वित्तीय विवरणों से ही प्राप्त होती है। क्या इस जितनी सूचनाएं ये उन्हें कैसे प्राप्त होती है? वित्तीय विवरणों से उपलब्ध होती है। दूसरी चीज, प्रबंध। व्यवसाय के संचालन और नियंत्रणकर्ताओं का दायित्व है कि वे संस्था के विनियोग की सुरक्षा के साथ साथ संस्था के विनियोग की सुरक्षा के साथ साथ उसके संसाधनों के अधिकतम लाभप्रद उपयोग का भी ध्यान रखें। क्या कि व्यवसाय के संचालन और नियंत्रणकर्ताओं का दायित्व क्या है कि वे संस्था के विनियोग की सुरक्षा के साथ साथ जो उनके संसाधनों के अधिकतम लाभप्रद उपयोग है उनका भी ध्यान रखें। अतः वित्तीय विवरणों से वे ऐसी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्या वित्तीय विवरणों से वे ऐसी सूचनाएं प्राप्त करते हैं जिससे व्यवसाय की कुशलता और लाभार्जन क्षमता को माप सके। इसके लिए क्या वित्तीय विवरण उसी प्रकार उपयोगी है जिस प्रकार एक शिल्पकार के लिए छेनी और हथौड़ा होता है। तो क्या होता है, वित्तीय विवरण क्या इसी तरह प्रबंधक के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे एक शिल्पकार के लिए छेनी और हथौड़ा काम आता है, वैसे कंपनी को चलाने के लिए वित्तीय विवरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी को संस्था की वित्तीय स्थिति के आधार पर ही बोनस प्राप्त होता है और उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर वित्तीय स्थिति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदैव वित्तीय विवरणों में वो इंटरेस्टेड लेते हैं। वे भी चाहते हैं कंपनी फायदे में रहे, और फायदे में रहेगी तभी तो बोनस मिलेगा। बात करें हमारे बैंक और वित्तीय संस्थाएं, तो ये संस्थाओं को साख सुविधा प्रदान करते समय इनकी शोधन क्षमता और लाभार्जन क्षमता की जानकारी चाहते हैं। क्या कि कोई भी बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो कंपनी को लोन देना चाहती है या कंपनी उनसे लोन लेना चाहती है, तो वो चाहते हैं कि लोन देने से पहले उनके बारे में, इन चीज़ों के बारे में पता चले। और जो कैसे पता चलता है, वित्तीय विवरणों से ही ये जानकारी मिलती है। फिर ऋण पत्रधारी और भावी विनियोजक। क्या ऋण पत्रधारी और भावी विनियोजक की बात करें तो ऋण पत्र दाता संस्था की शोधन क्षमता और ब्याज चुकाने की क्षमता की जानकारी चाहता है। पर ऋण पत्र दाता संस्था क्या चाहते हैं कि ऋण पत्र दाता संस्था की शोधन क्षमता और ब्याज चुकाने की क्षमता वो जानकारी चाहते हैं कि पता तो चले कि हम इनसे बॉन्ड तो ले लेंगे, ऋण पत्र तो ले लेंगे, लेकिन जब हम इनको वापस देंगे तो इनकी इतनी हैसियत भी है कि नहीं कि ये वापस देंगे कि नहीं देंगे। जबकि भावी विनियोजक या लाभांश, लाभ मात्रा और बाजार स्थिति इनकी जानकारी चाहता है। तो ये सभी वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी चाहते हैं जो वित्तीय विवरणों से ही पता चलती है। फिर लेनदार की बात करें तो इस संस्था की तरलता, वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी चाहते हैं जो वित्तीय विवरणों से ही ज्ञात होती है। फिर बात करें सरकार और अन्य विभाग। क्या सरकार और अन्य विभाग की बात करें तो सरकारों के नीतिगत निर्णय करने, कानून और नियमों को बनाने आदि के कार्यों के लिए वित्तीय विवरणों की जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो सरकारों की जो नीतिगत निर्णय करने, कानून और नियमों को बनाने, इन सब कार्यों के लिए क्या वित्तीय विवरणों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार के अन्य विभाग है जैसे हमारे विक्रय कर विभाग, आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग आदि बहुत से विभाग राजस्व साधनों की जानकारी के लिए संस्था के वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हैं। तो हमारे कौन कौन से विभाग है, जैसे हमारे विक्रय विभाग, कर विभाग, आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, ये बहुत सारे विभाग है जो क्या करते हैं, राजस्व साधनों की जानकारी के लिए संस्था के वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हैं जिससे सही आकलन होता है। फिर बात करें शोधकर्ता और विश्लेषण। क्या शोधकर्ता और विश्लेषण की बात करें तो विशेष और सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्या विशेष और सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सभी संस्था के वित्तीय विवरणों का उपयोग कर, ये सभी क्या है, संस्था के वित्तीय विवरणों का उपयोग करके सरकार और समाज के समक्ष संस्था के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, शोधकर्ता विश्लेषण क्या की बात करें तो विशेष और सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सभी संस्था के जो वित्तीय विवरण है इनका उपयोग करके सरकार और समाज के समक्ष संस्था के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर व्यावसायिक परिषदों की बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन आदि जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं अपने अपने क्षेत्र में संस्थाओं के हितों की रक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से वित्तीय विवरणों का अध्ययन कर उनकी प्रवृत्ति को ज्ञात करके निष्कर्ष निकाल करके तुलना करती है। ये सारी इसी तरीके से तुलना करती है क्या व्यावसायिक परिषदें। फिर एक आता स्कंद विपणी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं,
इनके द्वारा विनियोजकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों की पालना हो रही है या नहीं आदि तथ्यों का विश्लेषण कर वित्तीय विवरणों और अन्य सूचनाओं से किया जाता है। अतः ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरह हमने 7 चीज़ें देखी जो क्या उपयोग, ये हम देख रहे हैं कि जो हमारे वित्तीय विवरण है तो उनको विवरणों में हित रखने वाले और उनकी उपयोगिता वाले कौन कौन से पक्ष होते हैं। 2 होते हैं, एक तो आंतरिक उपयोगकर्ता, एक बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता तो कंपनी के अंदर मतलब अंशधारक, प्रबंधक और कर्मचारी। बाह्य उपयोगकर्ता में हमारे बैंक और वित्तीय संस्थान, ऋणपत्रधारी और भावी विनियोजक, लेनदार, सरकार और अन्य विभाग, शोधकर्ता और विश्लेषण, और हमारे जो व्यावसायिक परिषदें और स्कंद विपणी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी। तो ये हमारे इसके इंटरेस्टेड होते हैं मतलब वित्तीय विवरणों को देखने के। फिर आता हमारे वित्तीय विवरणों की सीमाएं, लिमिटेशन भी होती है कि नहीं होती इनकी। तो संस्था के वित्तीय लेखों का सारांश वित्तीय विवरण कहलाता है। क्या होता है कि संस्था के जो वित्तीय लेखों का सारांश क्या कहलाता है, वित्तीय विवरण कहलाता है। इन सूचनाओं के आधार पर, जो सूचनाएं इनके आधार पर अधिक सत्य, तर्कपूर्ण और प्रमाणित निर्णय लिए जाते हैं। क्या अधिक सत्य, तर्कपूर्ण और प्रमाणित निर्णय लिए जाते हैं। किंतु इन सूचनाओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को, क्या इन सूचनाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं इनको अंतिम और शुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। क्या इनको अंतिम और शुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। अतः वित्तीय विवरणों का प्रयोग करते समय इनकी सीमाओं और मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। जब भी वित्तीय विवरणों का प्रयोग करेंगे तो इनकी सीमा और मर्यादाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही तरीके से डिसाइड कर सकते हो। तो पहली लिमिटेशन की बात करें तो वो क्या आती है, पहले ऐतिहासिक तथ्य। पहला क्या था, ऐसी ऐतिहासिक तथ्य मतलब कि वित्तीय विवरण भूतकालीन सूचनाओं पर आधारित है। वित्तीय विवरण क्या होते हैं, भूतकालीन सूचनाओं पर आधारित है, जबकि ज़्यादातर उपयोगकर्ता भावी स्थिति के बारे में जानकारी चाहते हैं। क्या होता है, भावी स्थिति होती है भविष्य की, उसकी स्थिति जानकारी जानना चाहते हैं। अतः वित्तीय विवरण उनके काम का नहीं होता, क्योंकि भविष्य में कैसा काम करेगी इसके बारे में वित्तीय विवरण नहीं बताता। जबकि वित्तीय विवरण तो केवल भूतकाल की जो घटनाएं होती है उनके बारे में जानकारी देता है। दूसरा था अनुमानों पर आधारित। क्या था, अनुमानों पर आधारित। तो वित्तीय विवरण लेखांकन परंपराओं, अवधारणाओं, व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होते हैं। क्या वित्तीय विवरण क्या होता है, लेखांकन परंपराओं, अवधारणाओं और व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होते हैं। अतः यह भेदभाव रहित नहीं है। क्या इस मतलब फ्री फ्रॉम बायस नहीं होता, कि इसमें कोई ना कोई बायसनेस तो आ ही जाती है। तीसरा था गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान नहीं देती। क्या गुणात्मक तथ्यों पर ये ध्यान नहीं देती, उसकी बात करें तो वित्तीय विवरण मौद्रिक मूल्यों में व्यक्त किए जाते हैं। वित्तीय विवरण क्या होते हैं, मौद्रिक मूल्यों में व्यक्त किए जाते हैं। अतः गुणात्मक तथ्यों को छोड़ देने से सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। क्या होते हैं, गुणात्मक तथ्य होते हैं, इनको छोड़ देने से क्या होता है, सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। जैसे प्रबंधकों की योग्यता, बाजार स्थिति, कर्मचारियों की गुणात्मक क्षमता आदि के प्रभाव का अध्ययन ही नहीं होता। तो प्रबंधकों की योग्यता, बाजार स्थिति, कर्मचारियों की गुणात्मक क्षमता, इन सब के प्रभाव का अध्ययन नहीं हो पाता। गुणात्मक तथ्यों पर ये ध्यान नहीं देते, केवल मौद्रिक मूल्यों पर ही इनको ध्यान दिया जाता है। फिर बात करें ऐतिहासिक लागत की। तो वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागतों पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण कैसे तैयार किए जाते हैं, ऐतिहासिक लागतों पर तैयार किए जाते हैं। मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को ध्यान नहीं रखते हैं, अतः केवल शव परीक्षण के समान होते हैं। ये मूल्य परिवर्तन के जो प्रभाव पड़े उनके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तो इस तरह से है, यदि बढ़ गया तो बढ़ गया, घट गया तो घट गया, एक तरह से शव परीक्षण होता है, मर गया तो मर गया। तो उसके बाद पोस्टमार्टम करो मत करो, तो वो सेम जैसी बात होती है। तुलनीयता का अभाव मतलब दो संस्थाओं की प्रकृति, उत्पादन क्षमता, भौगोलिक स्थिति आदि भिन्न होने के कारण वित्तीय विवरण समंकों से तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्या, तो वित्तीय विवरण समंकों से क्या तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। फिर बात करें वास्तविक स्थिति को छुपाना। क्या, वास्तविक स्थिति को छुपाने की बात करें तो वित्तीय विवरणों में गुप्त संचय, ऊपरी दिखावट के कारण, गुप्त संचय और ऊपरी दिखावट के कारण वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं होता है। लेखांकन छल मतलब अकाउंटिंग मैनिपुलेशन से समंकों को इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया जाता है जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी
और ख़राब दिखाई दे। मतलब कई बार तो क्या है, कोई आर्थिक स्थिति उसकी खराब होती है, लेकिन जो आंकड़ों को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता सामने वाले को कि ये कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है। सभी पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। क्या सभी पक्षकार होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, मतलब कि वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले सभी पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती इससे। ये उपरोक्त सीमाएं, ये 7 सीमाएं एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन सी सीमाएं इसकी। जो वित्तीय विवरण है, पहले ऐतिहासिक तथ्य, दूसरा अनुमानों पर आधारित, तीसरा गुणात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं है, चौथा ऐतिहासिक लागत, पांचवा है तुलनीयता का अभाव, छठा वास्तविक स्थिति को छुपाना, सातवां सभी पक्षकारों की आवश्यकता पूर्ति नहीं करता। तो इस तरह से ये जो उपरोक्त सीमाएं हैं, उपरोक्त सीमाएं आज की बदलती परिस्थिति में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि वित्तीय विवरणों की महत्ता के सामने ये बौने होते जा रहे हैं। क्या वित्तीय विवरणों की जो महत्वता है इनके सामने बौने होते जा रहे हैं। वित्तीय विवरणों के द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं से मिल गए जो विचार पूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? से लिए गए विचार पूर्ण और क्या होते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय उपयोगी होते हैं। तो हमने इस चीज को देखा। अब बात करेंगे वित्तीय विवरण विश्लेषण। क्या करेंगे? वित्तीय विवरण विश्लेषण की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इनका एनालिसिस करते हैं। क्या कहेंगे एनालिसिस में कि देखने मात्र से तो ऐसा लगता है कि वित्तीय विवरण केवल अंकों का समूह मात्र होता है, किंतु इनका महत्व तब तक ज्ञात नहीं हो सकता जब तक उनके उपयोगकर्ता, जैसे हमारे प्रबंधक, विनियोजक, अपने उद्देश्य विशेष के लिए इनका विश्लेषण और व्याख्या ना करें। मतलब जिसको देखना है वो इसने ही नहीं देखा तो उसको देख के दूसरे क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंस है, जो ज़रूरी चीज़ है वो तो वही देख पाते हैं, नहीं तो वित्तीय विवरण की कितनी ही सूची आ जाए, कितनी लिस्ट आ जाए, एक सामान्य व्यक्ति होता है वो उनको कभी भी नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि इनके समझने के भी कुछ तरीके होते हैं। वित्तीय विश्लेषण वित्तीय विवरणों से सन्निहित आशय को स्पष्ट करने में सहायता करता है। आज की परिस्थितियों में वित्तीय विश्लेषण एक प्रबंधकीय हथियार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। क्या वित्तीय विश्लेषण क्या करते हैं? वित्तीय विश्लेषण एक प्रबंधकीय हथियार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। वित्तीय विश्लेषण का अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, एक मिनट। सबसे पहले अर्थ देखते हैं वित्तीय विश्लेषण का। तो किसी सूचना की प्रकृति समझने के लिए उसके एक अवयव का दूसरे अवयव से, उसके एक अवयव का दूसरे अवयव से और उसके योग से संबंध स्थापित करना होता है। ठीक है, तो किसी सूचना की प्रकृति समझने के लिए उसके एक अवयव का दूसरे अवयव से तथा उसके योग से संबंध स्थापित करना होता है। वित्तीय विवरणों में सूचित किए गए तथ्यों को, जो तथ्य हमारे वित्तीय विवरणों में सूचित किए गए उन तथ्यों को किसी वैज्ञानिक तरीके के द्वारा उपयोगी अवयवों में इस प्रकार वर्गीकृत और विन्यासित किया जाता है जिससे उनसे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके, अर्थात व्यवसाय की दशा में उनकी आर्थिक स्थिति, लाभार्जन स्थिति का पता लगाया जा सके। इस तरीके से वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत एक वित्तीय विश्लेषक को सबसे पहले वित्तीय विवरणों से निर्णय हेतु उपयोगी सूचना का चयन करना होता है। उसके पश्चात उन सूचनाओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करना कि जिससे कोई महत्वपूर्ण संबंध स्पष्ट हो सके, जिससे कोई महत्वपूर्ण संबंध स्पष्ट हो सके। अंत में विश्लेषण तकनीकों की सहायता से, क्या अंत में विश्लेषण तकनीकों की सहायता को इन संबंधों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना और उनका निर्वचन करना होता है। तो इसमें वही है कि कोई भी जो हमारा सीए है तो वो सारे ये वाले काम करता है। तो इसको दोबारा बता दें तो इस प्रकार क्या होता है, वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत एक वित्तीय विश्लेषक जिसको सीए कहते हैं, तो सीए क्या करता है, सीए को सबसे पहले सबसे ज़्यादा मतलब सर्वप्रथम वित्तीय विवरणों से जो निर्णय हेतु उपयोगी सूचना उसका चयन करना होता है, काम की चीज़ें। उसके पश्चात उन सूचनाओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है कि जिससे कोई महत्वपूर्ण संबंध स्पष्ट हो सके। अंत में क्या करते हैं, विश्लेषण तकनीकों की सहायता से, या विश्लेषण तकनीकों की सहायता को इन संबंधों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना, उनका निर्वचन करना होता है। अंत में कहा जा सकता है, क्या अंत में यह कहा जा सकता है कि वित्तीय विश्लेषण वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें वित्तीय विवरणों से
जिसमें क्या वित्तीय विवरणों से उपयोगी सूचनाओं को इकट्ठा करके उनके मध्य संबंध स्थापित कर उनसे निर्णय निकालकर उनका इस प्रकार निर्वचन करना है जिससे ये सूचना व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक हो। अब हम देखेंगे क्या वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य। क्या वित्तीय विश्लेषण होता है? फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसका उद्देश्य क्या है उसकी बात करें। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में इनके उपयोगकर्ताओं का हित निहित होता है। जो इनको उपयोग करते हैं उनका हित निहित होता है, हित इसके अंदर शामिल होता है। अतः वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य उनके उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। जो उनका उपयोग करते हैं उनकी दृष्टि से उनका हित क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जैसे दीर्घकालीन ऋणदाता पूंजी संरचना की बनावट। जो दीर्घकालीन ऋणदाता होते हैं ये पूंजी संरचना की बनावट, भावी आयों और ब्याज व्याप्ति स्थिति से संबंध रखते हैं। अतः वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इस पर निर्भर करेगा कि यह विश्लेषण किसके लिए किया जा रहा है। क्या है? अतः वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बात पर निर्भर करता है कि यह विश्लेषण किसके लिए किया जा रहा है। फिर भी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। क्या? फिर भी क्या वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के बहुत सारे सामान्य उद्देश्य भी होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें। पहला होता है परिचालन कुशलता का मापन। वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य की बात करें तो पहला क्या होता है? परिचालन कुशलता का मापन। बात करें तो यह आय विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर, यह क्या है? यह आय विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। यह आय विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। लाभदायकता मापन। यह आय विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर क्या? यह आय विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों जैसे अनुपात विश्लेषण आदि के माध्यम से किया जाता है। फिर अंतर फर्म तुलना। या अंतर फर्म तुलना की बात करें तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उसी फर्म अथवा उद्योग में किसी अन्य संस्था के विगत वर्षों के निष्पादन से तुलना करके तैयार किया जाता है। अतः फर्म तुलना में उसी उद्योग की अन्य संस्था से तुलना की जाती है, जबकि अंतर फर्म तुलना में उसी संस्था के विगत वर्षों की जो वित्तीय सूचनाएं इनके आधार पर स्वयं मूल्यांकन किया जा सकता है। एक मिनट। चौथा आता हमारा शोधन क्षमता मापन। चौथा क्या आता है? शोधन क्षमता मापन की बात करें तो अल्पकालीन दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच के लिए भी वित्तीय विश्लेषण की अनुपात विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी एक तकनीक है। हम सारी तकनीकों को एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। फिर आता ट्रेंड एनालिसिस या प्रवृत्ति मापन। प्रवृत्ति मापन की बात करें तो संस्था की वित्तीय सूचनाओं की प्रवृत्ति माप के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण या अनुपात का उपयोग किया जा सकता है। फिर आर्थिक सुदृढ़ता का मापन। इसका आर्थिक सुदृढ़ता का मापन की बात करें तो विभिन्न अनुपातों के माध्यम से आर्थिक सुदृढ़ता का मापन करके कमजोरियों मतलब वीकनेस अथवा शक्ति का माप कर सकते हैं। इसका मापन कर सकते हैं हम कमजोरियों मतलब वीकनेस अथवा शक्ति का मापन कर सकते हैं। फिर बात करें व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन। क्या व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन की बात करें तो प्रवृत्ति और गतिशील विश्लेषण के माध्यम से प्रवृत्ति और गतिशील विश्लेषण के माध्यम से व्यवसाय के सामर्थ्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। आठवां आता हमारा सरल संक्षिप्त और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। क्या सरल संक्षिप्त और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण की बात करें तो नीरस आंकड़ों को सरल संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप से क्या नीरस आंकड़ों को सरल संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप देना ही वित्तीय विश्लेषण की महत्वपूर्ण भावना होती है। नवा आता हमारा पूर्वानुमान में सहायक। नवा क्या आता है? पूर्वानुमान में सहायक। पूर्वानुमान में क्या सहायता करता है? पूर्वानुमान में सहायक की बात करें तो ऐतिहासिक समांकों से प्रभावी पूर्वानुमान और बजटन एवं नियोजन कर सकते हैं। 10वां आता है हितधारकों की आवश्यकता की पूर्ति। क्या हितधारकों की आवश्यकता की पूर्ति की बात करें तो वित्तीय विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों से क्या वित्तीय विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की पृथक पृथक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्या है? हितधारकों की आवश्यकता की पूर्ति की बात करें
तो वित्तीय विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों से क्या होता है, वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की पृथक पृथक आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका उद्देश्य। फिर आता हमारा निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय उचित नहीं होता, वैज्ञानिक रीति से विश्लेषित समंक उपलब्ध कराना उद्देश्य है। तो हमने ये देखा जो हमारे वित्तीय विवरण विश्लेषण है उनका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य परिचालन कुशलता का मापन, दूसरा लाभदायकता मापन, तीसरा अंतर फर्म तुलना या अंतर फर्म तुलना, चौथा शोधन क्षमता मापन, पांचवा हमारा प्रवृत्ति मापन, छठा हमारा आर्थिक सुदृढ़ता का मापन, सातवां व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन, आठवां सरल संक्षिप्त एवं व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, नवा पूर्वानुमान में सहायक, दसवां हितधारकों की आवश्यकता की पूर्ति, 11वां निर्णय। अब देखेंगे वित्तीय विश्लेषण की प्रक्रिया। वित्तीय विश्लेषण की प्रक्रिया या प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की प्रक्रिया कैसे कैसे। पहला है कि निम्नानुसार होगी। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य सीमा निर्धारण। बात करें तो वित्तीय विश्लेषक क्या करते हैं, विश्लेषण किस उद्देश्य से के लिए करना है यह सर्वप्रथम निर्धारण करना जरूरी है कि हम विश्लेषण तो कर रहे हैं लेकिन विश्लेषण का उद्देश्य क्या है हमारा। जैसे केवल व्यवसाय की प्रगति का ही अध्ययन करना हो तो केवल लाभ हानि खाते ही विश्लेषण करना होगा। इसी प्रकार वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना हो तो चिट्टे का भी विश्लेषण करना पड़ेगा और विश्लेषण की विधि का चयन कर उसके उद्देश्य और सीमा पर निर्भर करता है कि जो वित्तीय विश्लेषक है वो किस चीज़ का पता करना चाहता है। तो उस चीज़ का पता करने के लिए वह उसी प्रकार की विधि को काम में लेगा। दूसरा आता हमारा कौन सा, वित्तीय विवरणों का आद्योपांत अध्ययन। क्या वित्तीय विवरणों का आद्योपांत अध्ययन मतलब कि इनमें दी गई सूचनाओं के मूल्यांकन के लिए विश्लेषक को इनका सर्वांग अध्ययन करना पड़ता है, मतलब डिटेल से एनालिसिस करनी पड़ती है। तीसरा आता उपयोगी सूचना एकत्रित करना। क्या उपयोगी सूचना एकत्रित करना मतलब कि वित्तीय विश्लेषक विश्लेषण हेतु वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य संबंधित सूचनाएं भी इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा और व्यवसाय की भावी संभावनाओं के अध्ययन के लिए, क्या व्यवसाय की भावी संभावनाओं के अध्ययन के लिए अध्यक्षीय भाषण, संचालकों का प्रतिवेदन, प्रबंध रिपोर्ट और विश्लेषण प्राप्त करने होंगे। ये चीजें प्राप्त करनी होगी उसे। चौथा था सूचनाओं को पुनः वर्गीकरण करना। क्या सूचनाओं को पुनः वर्गीकृत करना मतलब अंकों को सन्निकट करना होगा। वित्तीय विवरणों में दी गई सूचनाओं के अध्ययन विश्लेषण के उद्देश्य के अनुसार पुनः वर्गीकृत कर लेना चाहिए। समंकों को सन्निकटता के आधार पर हजारों या लाखों में पूर्णांकित कर बना देना चाहिए। तुलना, निरपेक्ष समंक स्वतः ही सारहीन हो जाते हैं। जो निरपेक्ष समंक होते हैं वो अपने आप ही क्या होते हैं, सारहीन हो जाते हैं। इन्हें सारपूर्ण बनाने के लिए सापेक्षित मात्रा का मापन करना होता है। अतः अंतर फर्म तुलना और अंतर फर्म तुलना के लिए तुलनीय समंकों का उपयोग करेंगे। जैसे उसी संस्था के विभिन्न वर्षों की जो संबंधित मदें हैं उनके बीच तुलना करना, तो ये सब कर सकते हैं तुलना के जरिए। फिर आता विश्लेषण। तुलनीय समंकों को उद्देश्यानुसार विश्लेषण हेतु उपयोग करना चाहिए। जैसे बैंक और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा शोधन क्षमता जांच, लाभदायकता जांच करानी होती है। अतः अंतरफर्म और अंतरफर्म ये जांच हो सकती है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों की मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन भी कर सकते हैं। सातवां हमारा व्याख्या और प्रस्तुतिकरण। तो विश्लेषण के बिना व्याख्या संभव नहीं है तथा व्याख्या के बिना विश्लेषण बेकार है। इसलिए विश्लेषण तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर उन्हें तरीके से निर्णय हेतु प्रस्तुतिकरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी विश्लेषण सार्थक रहेगा। इस प्रकार वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद व्याख्या प्रस्तुतिकरण होता है, जिसके बिना व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण बेकार होता है। तो आज यहीं रखेंगे, दूसरे पार्ट में इसको पूरा करेंगे। दूसरे पार्ट में हम वित्तीय विश्लेषण के प्रकार देखेंगे। वित्तीय विश्लेषण के प्रकार देखेंगे, अगले पार्ट से हम इसको शुरू करेंगे। आज के लिए इतने रखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल है, एनसीईआरटी से हमने पूरा का पूरा ये टॉपिक लिया है। भाषा थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी आप एफर्ट डालेंगे तो इसको आसानी से समझ पाएंगे। और इसको वर्ड टू वर्ड तो वैसे भी याद नहीं करना, आपको केवल एक समझ बनानी है और समझ बना के और एक सुपरफिशियल नॉलेज इसकी रखनी है ताकि आप परीक्षा में बेहतर मार्क्स ला सको। इसको यदि शॉर्टकट कर दिया जाता है तो आप क्या है, इसको भी शॉर्टकट कर देते हैं। मतलब आप चीज़ों को छोटा करना सभी की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा बताया है और मेहनत तो हमें करनी है।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।